मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला जगदीश उस साल 17 या 18 बरस का हो चला था। ना बच्चा रहा था, ना पूरी तरह जवान। उम्र के उसी मोड़ पर था जहां हर छुट्टी एक नई मुहिम लगती है और हर सफ़र एक कहानी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही उसने ठान लिया था कि इस बार वो अपने ननिहाल राजस्थान जाएगा। अम्मी अब्बू ने भी ऐतराज़ नहीं किया। मामा जी का घर था, अपना ही खून था और बच्चा थोड़ा घूम फिर आएगा तो हर्ज ही क्या। बस का टिकट कटा, बैग में 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और माँ के हाथ का बनाया हुआ अचार रखकर जगदीश निकल पड़ा। सफ़र लंबा था, करीब 14 घंटे का, मगर जैसे तैसे बस मध्य प्रदेश की हरियाली छोड़कर राजस्थान की सरहद में दाखिल हुई। खिड़की के बाहर का नज़ारा बदलने लगा। हरे खेतों की जगह अब सूखी झाड़ियाँ, बबूल के अकेले खड़े पेड़ और दूर तक फैली बंजर ज़मीन दिखने लगी थी। हवा में भी एक अजीब सी खुशबू घुले थे, मिट्टी और धूप के, जो सिर्फ रेगिस्तान से अपनी होती है। शाम ढलते ढलते बस मामा जी के गांव के पास वाले स्टैंड पर पहुंची। जगदीश उतरा तो सामने मामा जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गले लगाया, हाल चाल पूछा और फिर एक पुरानी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे घर ले चले। रास्ते में दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रहा था। कहीं कहीं कोई कच्चा मकान, कोई ऊंट बंधा हुआ और उस पर डूबते सूरज की सुनहरी लाल रोशनी जो मंजर को किसी तस्वीर जैसा बना रही थे। घर पहुंचते ही मामी ने गर्मजोशी से स्वागत किया, हाथ धुलवाएं, बिठाया और फिर तुरंत रसोई में चली गई। थोड़ी देर में एक कमरे से एक लड़का बाहर निकला, कद काठी में जगदीश जैसा है, बस चेहरे पर राजस्थानी धूप की झुलसी हुई रंगत। ये राजेश था, मामा जी का बेटा, जगदीश के मामे भाई। अरे जगदीश भाई, आ गए आखिरकार। राजेश ने हंसते हुए हाथ मिलाया। दोनों की उम्र लगभग बराबर थे, कोई महीने 2 महीने का फर्क रहा होगा। पहली मुलाकात में ही दोनों की दोस्ती ऐसे बनी थी कि जैसे बरसों की जान पहचान हो। रात को खाना खाते वक्त दोनों बतियाते रहे, स्कूल की बातें, गांव की बातें, मध्य प्रदेश और राजस्थान के फ़र्क की बातें। जगदीश को ये जगह अजीब तरह से भा गई थी, सुनसान, खामोश, मगर एक अलग ही सुकून लिए हुए। अगले दिन शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास राजेश ने कहा, चल जगदीश भाई, गांव के बाहर तक घुमा लाऊं तुझे। शहर के लड़के हो, यहाँ का असली रेगिस्तान देखे बिना क्या ही देखोगे। जगदीश फौरन तैयार हो गया। दोनों गांव के गलियों से निकलकर उस तरफ बढ़ चले जहां मकान खत्म होते और रेत का समंदर शुरू होता था। शुरुआत में राजेश उसे जगह जगह घुमाता रहा। यहाँ एक पुराना कुआं है, वहाँ एक टूटी हुई छतरी जैसा मंजार है। इस टीले के पीछे कभी एक तालाब हुआ करता था। जगदीश को हर चीज़ नई लग रही थी, हर मंजर किसी फिल्म के सीन जैसा। बातों बातों में घूमते घूमते दोनों काफ़ी दूर निकल आए, इतनी दूर कि पीछे मुड़कर देखने पर गांव की बत्तियां बस छोटे छोटे टिमटिमाते बिंदु सी दिखाई देने लगी थे। शाम अब रात में बदलने लगे थे। घड़ी में 7 बजने को थे
और अंधेरा अब धीरे धीरे हर तरफ फैलने लगा था। अब लौट चलना चाहिए, राजेश ने कहा। उसकी आवाज़ में अचानक एक हल्की संजीदगी आ गई थी, मगर जगदीश को मज़ा आ रहा था। खुला आसमान, ठंडी होती हवा, तारों का निकलना शुरू होना, सब कुछ किसी जादू जैसा लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यार राजेश, थोड़ा और घूमते हैं ना। अभी उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि राजेश ने एकदम से उसका मुंह हाथ से हल्के से दबाते हुए तेज मगर दबी आवाज में कहा, श्श, नाम मत ले। जगदीश की समझ में कुछ नहीं आया। क्या नाम? उसने पूछना चाहा, मगर राजेश की आंखों में जो एक अजीब सी घबराहट थी, उसे देखकर वो चुप हो गया। उसने सोचा शायद कोई मजाक होगा या राजस्थानी अंधविश्वास। वो ज्यादा तवज्जो ना देते हुए फिर से इधर उधर की बातों में लग गया। दोनों थोड़ी देर और घूमे। आगे एक जगह सूखे ठूठ जैसे पेड़ों का एक झुरमुट था। कभी यहाँ शायद कोई बाग रहा होगा। अब बस कांटेदार टहनियाँ और खामोशी बची थे। उस झुरमुट को पार करते हुए राजेश की चाल थोड़ी तेज हो गई थी, जैसे वो जल्दी से जल्दी वो जगह पार करना चाहता हो। अंधेरा अब पूरी तरह पसर चुका था। आसमान में तारे साफ चमकने लगे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी घुल गई थी। ऐसी खामोशी जो कानों में सन्नाटे की तरह बजती है। दोनों लौट ही रहे थे कि जगदीश ने फिर बात छेड़ी, यार राजेश, कल फिर घूमने निकलेंगे ना। इस बार राजेश ने रुककर थोड़ा गुस्से भरे लहजे में कहा, कहा था ना तुझे, नाम मत ले, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जगदीश हैरान रह गया। ये कैसा गुस्सा था? उसने बस नाम ही तो लिया था, और वो भी खुद के लिए। इसमें ऐसी क्या बात थी कि राजेश बार बार टोक रहा था? मगर सवाल पूछने का मौका उसे नहीं मिला, क्योंकि ठीक उसी वक्त वो दोनों उस सूखे झुरमुट से बाहर निकल रहे थे, और तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, राजेश। दोनों के कदम उसी वक्त जमीन में जड़ हो गए, जैसे किसी ने बर्फ बना दिया हो, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं थी। वो आवाज जगदीश की अपनी थी, बिल्कुल उसी लहजे में, उसी टोन में जैसे वो खुद बोलता है। मगर जगदीश ने तो कुछ कहा ही नहीं था। वो चुपचाप राजेश के बगल में खड़ा था। दिल की धड़कनें उसे अपने कानों में सुनाई देने लगी थी। राजेश का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। उसने जगदीश की तरफ देखा, जैसे तस्दीक करना चाह रहा हो कि उसे कहीं ये अब भी शरारत तो नहीं है। मगर जगदीश की आंखों में भी वही हैरानी, वही खौफ था जो शायद राजेश की आंखों में था। तभी वापस अंधेरे से वही आवाज गूंजी, इस बार साफ, इस बार पास से, राजेश, मुझे घुमाने नहीं ले जाएगा? जगदीश की रूह कांप गई। ये उसकी अपनी आवाज थी, उसका अपना अंदाज, उसके अपने लफ्ज, मगर निकल कहीं और से रही थे, उस सूखे झुरमुट की गहराइयों से, जहां अब सिर्फ काली परछाइयां नजर आ रही थे। जगदीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, मगर राजेश उसको शायद समझ आ चुका था। उसने बिना एक पल गवाए जगदीश का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए तेजी से गांव की तरफ भागने लगा। चल भाग, पीछे मत देखना। राजेश की आवाज में अब साफ खौफ था। जगदीश भी अब डर चुका था। इतना पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर माजरा क्या है। दोनों रेत में लड़खड़ाते, गिरते पड़ते, सांस फुलाते हुए भागे। पीछे से कभी कभी वो आवाज फिर उठते, राजेश रुक तो सही,
मैं यहाँ हूँ। और हर बार वो जगदीश की ही आवाज में होती। इस बार उसमें एक अजीब से खिंचाव भरी बेसुरी गूंज होती, जैसे कोई इंसानी गले से नहीं बल्कि किसी खाली कुएं की तह से बोल रहा हो। गांव की पहली बत्ती देखते ही जैसे दोनों की जान में जान आई। हांफते कांपते वो घर के दरवाजे तक पहुंचे। राजेश ने अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और सांकल चढ़ा दी, जो शायद बरसों से इस्तेमाल नहीं हुए थे। मामा ने दोनों की हालत देखकर पूछा, क्या हुआ? इतना घबराए क्यों हो? भागे भागे क्यों आए? मामा जी भी बारामदे से उठकर अंदर आ गए। राजेश ने हांफते हांफते सारी बात बताई। घूमना, अंधेरा होना, वो झुरमुट और फिर वो आवाज़, जगदीश की आवाज़ में पुकार। मामा जी का चेहरा ये सुनते ही सख्त हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने कितनी बार समझाया इसे कि शाम ढले उस तरफ मत जाया करो, मगर सुने कौन? जगदीश ने डरते सहमते पूछा, मामा जी वो आवाज़ मेरी क्यों थी? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। मामा जी ने थोड़ी देर खामोशी ओढ़े रखी, जैसे बताने से पहले सोच रहे हों कि बताना ठीक है या नहीं। फिर धीमी आवाज़ में बोले, बेटा, इस इलाके में एक चीज़ है जिसे यहाँ के लोग छलावा कहते हैं। ये कोई भूत प्रेत जैसी शक्ल में नहीं आता, ये आवाज़ों की नकल करता है, बिल्कुल उसी लहजे में, उसी टोन में जैसे कोई अपना ही बोल रहा हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये उसी का नाम पुकारता है जिसे वो अपने साथ रेगिस्तान में ले जाना चाहता है। जो एक बार उसकी आवाज़ की तरफ चल पड़े वो फिर कभी वापस नहीं आता। कमरे में एक सर्द खामोशी फैल गई। मामी ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा, जैसे यकीन दिलाना चाहती हों कि सांकल ठीक से बंद है। इसीलिए मामा जी ने आगे कहा, यहाँ कोई भी रात के वक्त किसी का नाम खुलेआम नहीं पुकारता, खासकर उस रेगिस्तानी इलाके में, क्योंकि पता नहीं कब छलावा वो नाम सुन ले और फिर उसी नाम की आवाज़ बनाकर पुकारने लगे। जगदीश की रूह कांप उठी। उसे याद आया कैसे राजेश ने बार बार टोका था कि नाम मत ले, और उसे लगा था शायद कोई मजाक है। अब समझ आया कि राजेश उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। रात को खाना खाकर सब जल्दी सोने चले गए, मगर नींद किसी की आंखों में नहीं थे। जगदीश और राजेश एक ही कमरे में, एक ही चारपाई के पास, दो अलग अलग खाटों पर लेटे थे। कमरे में एक मध्यम सी लालटेन जल रही थे, क्योंकि उस रात किसी ने भी अंधेरे में सोने की हिम्मत नहीं की। बाहर हवा तेज चल रहे थे और उसकी सनसनाहट में कभी कभी कोई अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ आती। कभी लगता जैसे कोई दूर से बुला रहा हो, कभी लगता बस हवा का धोखा है। तकरीबन रात के 12 बजे के आसपास जगदीश की आंख हल्की सी झपकी लगी ही थे कि तभी उसे खिड़की के बाहर से कोई खरखराहट सुनाई दी, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी के फट्टे को धीरे धीरे खुरच रहा हो। फिर वही आवाज़, इस बार बिल्कुल करीब, जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा हो। जगदीश। इस बार आवाज़ जगदीश की नहीं, ये किसी और की आवाज़ थे, बिल्कुल राजेश जैसे। जगदीश का दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। उसने बगल में देखा, राजेश अपनी खाट पर लेटा हुआ, आंखें बंद किए गहरी नींद में डूबा हुआ था। तो फिर बाहर से जो आवाज़ आई वो राजेश की तो नहीं हो सकती थी। खिड़की के पर्दे के पीछे से एक हल्की सी परछाई हिले। जगदीश ने डर के मारे सांसें रोक ली। आवाज़ फिर आई, इस बार और नरमी से, जैसे कोई फुसला रहा हो। जगदीश भाई,
बाहर आना, चांदनी बहुत अच्छी है आज। जगदीश को याद आया मामा जी की बात। जो उसकी आवाज की तरफ चल पड़े वो कभी वापस नहीं आता। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, चादर सर तक खींच ली और मन ही मन कोई दुआ, कोई मंत्र, जो कुछ भी उसे याद आया बुदबुदाने लगा। खरखराहट कुछ देर और चलती रही, फिर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई, जैसे कोई निराश होकर दूर जा रहा हो। आखिर में एक लंबी ठंडी हवा की सरसराहट के साथ सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब जगदीश की आंख खुले, धूप कमरे में फैल चुके थे। उसने बगल में देखा, राजेश अपनी खाट खाली थे। एक पल के लिए उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, मगर तभी बाहर से राजेश की आवाज़ आई, सामान्य हंसते हुए, मामा से बातें करते हुए। जगदीश ने राहत की सांस ली और बाहर निकल आया। नाश्ते की मेज़ पर उसने रात वाली बात बताई। राजेश का चेहरा फिर सफ़ेद पड़ गया। तूने दरवाज़ा तो नहीं खोला ना? राजेश ने पूछा। उसकी आवाज़ में हल्का कंपन था। नहीं, मैंने तो आंखें बंद ही कर ली, जगदीश ने कहा। राजेश ने एक गहरी सांस ली, जैसे बहुत बड़ी राहत मिली हो। अच्छा किया, वरना। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उस दिन मामा जी ने फैसला किया कि अब जगदीश को अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और शाम ढलने से पहले सब घर लौट आएंगे। कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा। जगदीश और राजेश दिन में साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, मगर शाम होते ही घर के अंदर सिमट जाते हैं। मगर एक बात जो जगदीश के दिमाग में बार बार आती रही, वो थी वो पहली रात वाली आवाज़ जो राजेश की आवाज़ में उसे बुला रहे थे। और उससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात, मामा जी ने कहा था कि छलावा कभी हार नहीं मानता, वो इंतज़ार करता है और मौका ढूंढता रहता है। जगदीश की छुट्टियां अब ख़त्म होने को थे। 2 दिन बाद उसे वापस मध्य प्रदेश लौटना था। आखिरी रात मामा जी के घर में एक छोटी सी दावत रखी गई। पड़ोस के कुछ लोग भी आए, हंसी मजाक हुआ। देर रात तक बातें चलती रही। रात करीब 11 बजे सब सोने चले गए। जगदीश और राजेश हमेशा की तरह एक ही कमरे में थे। उस रात हवा बिल्कुल थमे हुए थे, ना सनसनाहट ना सीटी, बस एक भारी दबा हुआ सन्नाटा। आधी रात के करीब जगदीश की नींद अचानक खुल गई, जैसे किसी ने उसे झंझोड़ा हो। उसने आंखें खोली, देखा राजेश उसके खाट के पास खड़ा है, उसे हल्के से हिला रहा है। चल जगदीश, बाहर चल, तुझे कुछ दिखाना है। राजेश की आवाज़ बिल्कुल सामान्य थे, मगर उसमें एक अजीब से सपाट बेजान सी लय थे, जैसे कोई रटा हुआ वाक्य बोल रहा हो। जगदीश हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने गौर से राजेश की तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल राजेश का था, आवाज़ भी वही थे, मगर आंखों में कुछ था जो पहले कभी नहीं देखा था। एक अजीब ठहरा हुआ चमकहीन स्वभाव, जैसे किसी ने कांच की 2 गोलियां आंखों की जगह फिट कर दी हों। नहीं, मुझे नींद आ रही है, जगदीश ने कांपती आवाज़ में कहा और वापस लेटने का बहाना किया। चलना, बस थोड़ी दूर, चांद बहुत सुंदर निकला है। राजेश ने, या जो भी वो था, फिर कहा। इस बार उसका हाथ जगदीश की कलाई पर कसता चला गया। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि जगदीश की रूह तक सिहर गई। उसी पल कमरे के दूसरे कोने से एक और आवाज़ आई, दरवाजे की तरफ से। जगदीश भाई, रुक जा, उधर मत जा। जगदीश ने चौंक कर देखा। दरवाजे पर एक और शक्ल खड़े थे, बिल्कुल राजेश जैसी, हूबहू वही कपड़े, वही चेहरा।
अब जगदीश के सामने दो राजेश थे। एक उसकी कलाई पकड़े बर्फ सा ठंडा हाथ लिए बुला रहा था, दूसरा दरवाजे पर खड़ा घबराया हुआ रोकने की कोशिश कर रहा था। जगदीश का दिमाग काम करना भूल गया, कौन असली था, किसकी बात माने। तभी उसे याद आया, मामा जी ने बताया था कि छलावा हमेशा फुसलाता है, नरमी से बुलाता है, कभी डराता नहीं, कभी ज़बरदस्ती नहीं करता, जब तक कि सामने वाला उसकी बात मानने से इनकार न कर दे। और उसकी कलाई पर जो हाथ था वो लगातार खींच रहा था, दबाव बढ़ रहा था। ये फुसलाना नहीं था, ये खींचना था। जगदीश ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे वाले राजेश की तरफ भागा। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, पीछे से एक भयानक बेसुरी चीख जैसी आवाज़ गूंजी। इंसानी नहीं, किसी सूखे कुएं की गहराई से निकलती हुई सी। कमरे में जो राजेश खड़ा था उसकी शक्ल एक पल के लिए जैसे धुएं की तरह कांपी और फिर वो परछाई खिड़की की दरार से बाहर की तरफ खींचती हुई रेत के बवंडर में बदलकर गायब हो गई। पूरा घर जाग उठा था। मामा जी, मामी सब भागकर कमरे में आए। असली राजेश जो दरवाजे पर खड़ा था कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे नींद में ही एहसास हुआ कुछ गलत है भाई। मैं जाग गया, देखा तो तू सो रहा है, मगर मेरे बगल में भी कोई खड़ा था। मैं दरवाजे तक भागा। मामा जी ने फौरन घर के हर दरवाजे खिड़की पर नमक और लोहे की कील रखवाई। ये यहाँ की पुरानी रीत थे छलावे को रोकने की। रात बाकी जागते हुए ही कटे। सब एक ही कमरे में इकट्ठे बैठे रहें, लालटेन जलाएं, बातें करते हुए, ताकि नींद किसी को ना आए। सुबह होते ही जगदीश का सामान बांधा जाने लगा। मामा जी ने खुद उसे बस स्टैंड तक छोड़ने का फैसला किया, दिन के उजाले में, ताकि कोई खतरा ना रहे। राजेश गले लगाकर बोला, फिर आना भाई, मगर अगली बार शाम ढलने के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे, वादा कर। जगदीश ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसके अंदर अब भी वो ठंडा हाथ, वो बेसुरी आवाज़, वो कांच जैसी आंखें ताज़ा थी। उसने वादा किया और बस में बैठ गया। बस जैसे जैसे गांव से दूर होती गई, रेगिस्तान का वो सुनसान खामोश इलाका पीछे छूटता गया। मगर खिड़की से बाहर देखते हुए राजेश को एक आखिरी बार दूर टूले के बीच एक धुंधली सी परछाई खड़ी दिखाई दे, बिल्कुल इंसानी शक्ल की, हिलती नहीं, बस देखते रहे। जगदीश ने आंखें मली और जब दोबारा देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ रेत हवा में उड़ती हुई और दूर तक फैला सन्नाटा। मध्य प्रदेश लौटकर जगदीश ने ये कहानी अपने घर वालों को सुनाई तो सबने हंसी में उड़ा दिया। गर्मी में लू लग गई होगी या कोई सपना देखा होगा। जगदीश ने भी धीरे धीरे इसे भुलाने की कोशिश की, मगर आज भी जब कभी रात को हवा तेज चलती है और कोई उसका नाम बहुत नरमी से, बहुत अपनेपन से पुकारता है, जगदीश की रूह एक पल के लिए कांप जाती है और वो पहले गौर से देखता है कि पुकारने वाला सच में वहाँ खड़ा है या फिर अंधेरे में एक आवाज़ है जो बस उसका नाम जानती है और कुछ नहीं। क्योंकि रेगिस्तान की उस रात के बाद जगदीश को यकीन हो चुका था, कुछ आवाज़ें वहीं की होती हैं जहाँ इंसान नहीं होते। और छलावा कभी हारता नहीं, वो बस इंतज़ार करता है अगली पुकार के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।